के जनक और प्रणेता परम पूज्य सरदेव श्री बीवी चौहान गुरु जी, सरोज माता जी और एनडीएस के मोटिवेटर और धुरंधर नरहरी भाई पंड्या जी और हमारी पूजनीय आनंदी माता जी और सुरेश मलिक जी, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और जितने भी हैं एनडीएस साधक बैठे हुए हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम कविता है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मेरी उम्र 32 वर्ष है। मेरा मोबाइल नंबर 7056570305 है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 7056570305 है। पहले मुझे छोटी मोटी अनेक तरह की बीमारियां थी, जैसे थायराइड था, पीसीओडी थी, गॉल ब्लैडर स्टोन था, किडनी स्टोन था, लेकिन उनकी मैं टैबलेट्स ले रही थी और अपनी जो जिंदगी है वो आसानी से जी रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये बीमारियां भी बढ़ी रही थी, हार्मोन अनबैलेंस हो गए थे और ऐसे ही नई बीमारियां भी मेरे शरीर में जन्म ले रही थी। लेकिन उन सब की मैं टैबलेट खा रही थी और जी रही थी। लेकिन अचानक 3 जुलाई 2022 को मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे सिंपल टैबलेट्स दी और मैंने वो टैबलेट्स ली, 1-2 खुराक मैंने उनकी ली और मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। लेकिन 11-12 दिन बाद 14-15 जुलाई को दोबारा फिर से वही पेट में पेन मेरा हुआ और मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा कि क्या पता स्टोन हो। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें स्टोन तो आ ही गई, गॉल ब्लैडर और किडनी दोनों में स्टोन थी, लेकिन साथ में ही लीवर में भी गांठें आ गई। जब मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने कहा कि लीवर के अंदर 2 गांठें आई हैं और ये क्या पता किस चीज की गांठें हो, तो आप सीटी स्कैन कराइए। इसके बाद मैंने सीटी स्कैन कराया तो सीटी स्कैन के अंदर आंत में भी ट्यूमर आ गया, बड़ी आंत के अंदर, और लीवर में भी 6 गांठें आ गई। तो डॉक्टर ने कहा कि जिसका हमें अंदेशा था, जो डर था, हमें वैसा ही लग रहा है कि शायद आपको कैंसर नाम की बीमारी है जो आंत से शुरू हुई है और जो फैल कर लीवर में जा चुकी है। लेकिन अभी हम श्योर नहीं हैं, ये टीबी की गांठें भी हो सकती हैं। इसके लिए आप बायोप्सी और पेट सीटी कराइए। तो पहले मेरी बायोप्सी हुई, कोलोनोस्कोपी के जरिए कोलन का जो ट्यूमर था उसकी बायोप्सी की गई। उसकी रिपोर्ट्स आने में 4-5 दिन लग गए। साथ में अगले दिन पेट सीटी हो गया। पेट सीटी में ये कंफर्म हो गया कि ये कैंसर ही है जो कोलन से शुरू हुआ था, बड़ी आंत से, और मेटास्टैटिक होकर ये लीवर में भी जा चुका है और साथ ही पेट सीटी में आया कि ये लिम्फ नोड्स में भी फैल चुका है। मींस मेरा जो कैंसर था वो कोलन के अंदर, लीवर में जो 6 ट्यूमर्स थे वो सारे के सारे कैंसर्स थे और 3 लिम्फ नोड्स में भी मेरा कैंसर आ चुका था। मींस एडवांस 4th स्टेज उन्होंने डिक्लेयर की थी। तो डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन नहीं है, सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि लीवर के अंदर 6 ट्यूमर्स हैं जो सारे के सारे नहीं निकल सकते। हाँ, कोलन की सर्जरी हो सकती है, लेकिन उसका भी करने का क्या फायदा, क्योंकि सिम्टम्स सिर्फ मेरा पेट में दर्द था और कोई सिम्टम्स मेरी बॉडी के अंदर नहीं था। इसके बाद उन्होंने कहा कि रेडिएशन हम नहीं दे सकते, क्योंकि एक ऑर्गन में होता तो हम रेडिएशन दे देते, लेकिन इतने ऑर्गन्स में है तो रेडिएशन का ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी जो लाइफ है वो सेव नहीं हो सकती है, लेकिन उसका कुछ टाइम हम बढ़ा सकते हैं और उसका बढ़ाने का केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास है और वो है कीमोथेरेपी। तो उन्होंने सबसे पहले कीमोथेरेपी करने के लिए मुझे कहा। इसके बाद और भी हम 3-4 हॉस्पिटल्स में घूमे। मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में, आर्टेमिस हॉस्पिटल है गुड़गांव में, BLK मैक्स हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली में, वहां हम गए। लेकिन हर जगह से सिर्फ उन्होंने यही कहा, हर जगह से हमें एक ही आश्वासन मिला कि क्योर तो आप पूरी तरह नहीं हो सकते, लेकिन 1-2 साल आपका जो लाइफ है वो बढ़ सकता है कीमोथेरेपी देकर। तो हमने कीमोथेरेपी लेने का जो प्लान था वो बना लिया और मेरी कीमो अगले ही दिन से स्टार्ट हो गई। सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे 6 कीमो का शेड्यूल दिया कि आप 6 साइकिल लीजिए कीमो की, उसके बाद देखते हैं। 6 साइकिल मैंने ली कीमो की। 6 साइकिल लेने के बाद फिर से पेट सीटी कराया तो पेट सीटी के अंदर 50-60% रिलीफ आया। मीन्स जो ट्यूमर का साइज था वो पहले से कम हो गया था। तो डॉक्टर ने
कहा 6 कीमो और लीजिए, क्या पता अब की बार खत्म हो जाए। फिर से 6 कीमो और दी गई। 6 कीमो लेने के बाद फिर से पेट सीटी कराया गया, मतलब 12 साइकिल होने के बाद फिर पेट सीटी कराया गया। तो पेट सीटी में जो रिपोर्ट आई उसमें मेरी जो डिजीज है वो स्टेबल आई, मीन्स ना कम हुई थी ना बढ़ी थी। फिर भी डॉक्टर ने हमें आश्वासन दिया कि इसको भी एक पॉजिटिव सिंबल लेकर चलिए कि कम से कम बीमारी बढ़ी तो नहीं है, कम से कम ये रुक तो गई है कीमो लेने की वजह से। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से 6 कीमो का शेड्यूल और दे दिया कि 6 कीमो और की करवाइए। 6 कीमो और करवाई, मीन्स 18 कीमो के बाद फिर पेट सीटी करवाया। तो पेट सीटी के अंदर जो मेरी बीमारी है वो 30% बढ़ी हुई आई, मतलब कीमो ने भी इफेक्ट करना बंद कर दिया था। जो कीमो की दवाई मैं ले रही थी वो उसने भी अपना काम करना बंद कर दिया था, और कीमो लेते लेते जो मेरी बीमारी है वो बढ़ने लग गई थी, मीन्स ट्यूमर का साइज फिर से बढ़ना शुरू हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास अब और ऑप्शन नहीं है, केवल कीमो ही ऑप्शन था। और उसमें मतलब 2-3 तरह की जो दवाई है वो हमने दी है 18 साइकिल्स में। अब एक बार आपको फिर से बायोप्सी करानी पड़ेगी कि कई बार क्या होता है ट्रीटमेंट लेते लेते कैंसर की नेचर चेंज हो जाती है। तो उन्होंने कहा दोबारा बायोप्सी कराइए, दोबारा दवाई चेंज करके देखेंगे, क्या पता वो दवाई काम कर जाए। फिर हमने डॉक्टर से क्वेश्चन किया कि क्या आप श्योर हैं कि जो दूसरी दवाई आप देंगे वो काम करेगी। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम केवल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, श्योरिटी हम नहीं लेंगे। तो मतलब हमारा जो बॉडी है उसकी कीमत उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो हमारी जो बॉडी है वो उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिल जाती है। अगर हमारी बॉडी उनका ट्रीटमेंट सहन कर पा रही है तो वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। अगर हमारी एज ज्यादा है, हमारी बॉडी उनका ट्रीटमेंट सहन नहीं कर रही है, तो वो जवाब दे देंगे कि पेशेंट को घर ले जाइए और सेवा कीजिए। मीन्स एलोपैथी के अंदर कोई इलाज नहीं है, वो केवल एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, दवाइयाँ चेंज करते रहते हैं और उनको एक बॉडी मिल जाती है जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि एलोपैथी के अंदर कोई भी अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि एलोपैथी के अंदर कैंसर ही नहीं किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वो केवल अलग अलग दवाइयाँ देकर आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और आपकी बॉडी खराब होती रहेगी। साथ में उन दवाइयों का साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर होगा वो अलग से, जो कि नई नई बीमारियों को जन्म देगी। तो मेरी तो हाथ जोड़कर जितने भी क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट हैं या दूसरा कोई भी पेशेंट है, मैं तो उनको यही कहूँगी कि प्लीज एलोपैथी के अंदर जाकर अपना टाइम, मनी और अपना ये सबसे जो अनमोल शरीर है ये खराब ना करें, क्योंकि ये हमारा प्रकृति का, ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है और इसको मतलब अंग भंग करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें इसको डॉक्टर के पास जाकर कटवाना पिटवाना नहीं है हमारा। जो इसके बाद मुझे एनडीएस के बारे में पता चला और एनडीएस के बारे में हमें बताया, मेरे हस्बैंड के साथ रेलवे में जॉब करते हैं, उनके एक कलीग हैं, उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली के ही सुरेश मलिक जी हैं जो स्वयं कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने एनडीएस अपनाकर अपना कैंसर ठीक किया है। तो उसके बाद एलोपैथी के अंदर तो हमारा विश्वास उठ गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक होने की श्योरिटी हम नहीं दे रहे हैं। श्योरिटी क्या, वो तो ये बोल ही रहे थे कि ठीक तो आप हो ही नहीं सकते, केवल 1-2 साल आपका जो लाइफ है वो बढ़ सकता है। तो उसके बाद हम हताश हो गए, निराश हो गए, कोई रास्ता हमें नहीं सूझ रहा था। लेकिन जब उन्होंने हमें एनडीएस के बारे में बताया तो हमें आशा की एक किरण दिखाई दी और सुरेश मलिक जी मेरी जिंदगी में एक दूत के रूप में आए, जो कि उन्होंने एनडीएस का रास्ता मुझे बताया। इसके बाद हमें पता चला कि मतलब एनडीएस का जो शिविर है वो दिव्याशीष आश्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर होने जा रहा है, जो कि 2 जून से 11 जून तक था, जो बीबी चौहान गुरुजी के सानिध्य में होने जा रहा था। लेकिन उससे पहले फिर भी मेरे मन में एक डर था कि कहीं मैं एलोपैथी के ट्रीटमेंट को छोड़ दूं और आयुर्वेदिक या एनडीएस का रास्ता मैं अपनाऊं और उसके अंदर भी मुझे कोई फायदा ना मिले। लेकिन इसके लिए मुझे मोटिवेट किया मेरे पति ने। उन्होंने मुझसे पहले, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझसे 2 महीने पहले एनडीएस फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके अंदर एनिमा लेना होता है और जो नेचुरल डाइट है वो लेनी होती है।
तो नेचुरल डाइट का तो ठीक था, लेकिन एनिमा से मुझे डर लग रहा था स्टार्टिंग में करने से। तो मैंने कहा कि एनिमा से कुछ और हो गया, तो डेली डेली इतनी बार एनिमा थोड़ा होता है। तो उन्होंने कहा आपसे पहले मैं अपनी बॉडी पर ही एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। तो मुझसे 2 महीने पहले उन्होंने एनिमा लेना स्टार्ट कर दिया। वो सुबह शाम दोनों टाइम एनिमा लेते थे और वो पूरी तरह से नेचुरल डाइट में आ गए हैं, लेकिन मैं तब भी पका हुआ भोजन ले रही थी। तो 2 महीने में उनका वेट कम हो गया था। पहले वो ओवरवेट थे, उनका वेट 86 केजी था। 2 महीने में उनका वेट 68 केजी रह गया था। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, मैं डेली एनिमा ले रहा हूँ, बल्कि मेरे शरीर से इतनी गंदगी बाहर निकल रही है। और उनको कोरोना हुआ था। कोरोना की वजह से उनको एलर्जी हो गई थी। मीन्स ठंडे से गर्म में जाते ही या गर्म से ठंडे एनवायरनमेंट में जाते ही उनको इतनी छींकें आती थी, तुरंत जुकाम लग जाता था, खांसी हो जाती थी, जो कि ठीक होने में 10 से 15 दिन लगते थे। तो उनकी वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक हो गई थी, क्योंकि वो एसी के अंदर नहीं जा सकते थे। उसके बाद वो एसी के अंदर भी रहने लग गए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो बल्कि प्रॉब्लम्स भी ठीक हो रही है, शरीर से जो गंदगी है वो भी निकल रही है। और देखो मैं पूरी तरह से नेचुरल डाइट पर हूँ, लेकिन फिर भी किसी तरह एनर्जी की कोई भी कमी मुझे महसूस नहीं हो रही है। मैं अपनी जॉब है वो भी सारा दिन कर रहा हूँ, तो उससे भी मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ा। उसके बाद मैंने एनडीएस फॉलो करने की सोची। तो मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एनडीएस के लिए इतना मोटिवेट किया और मुझसे पहले अपनी बॉडी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके बाद फिर मैंने एनडीएस फॉलो करना शुरू किया 3 जून से, क्योंकि जो दिव्याशीष आश्रम में उस टाइम जो शिविर हो रहा था, तब मैं वहाँ हिमाचल प्रदेश दिव्याशीष आश्रम में आ गई। वहाँ मैं 3 जून को गई थी और उस दिन से मैंने एनडीएस फॉलो करना शुरू किया था। वो दिन है और आज का दिन है। मैं तुरंत पूरी तरह से एनडीएस को फॉलो कर रही हूँ। एनडीएस क्या, मैं एडवांस एनडीएस को पूरी तरह से फॉलो कर रही हूँ। पहले मैंने स्टार्टिंग में वहाँ अल्टरनेट डे निर्जला किया था। मीन्स एक दिन मैं जूस ले रही थी और एक दिन निर्जला कर रही थी। कम से कम 10-12 दिन मैंने ऐसा किया। उसके बाद माताजी और सुरेश भैया ने मुझे बोला कि आपको क्रोनिक डिजीज है, तो इसके लिए आपको अपना तप बढ़ाना पड़ेगा। फिर मैंने अपना जो निर्जला उपवास है उसको बढ़ाया। उसको मैंने 3 दिन कंटिन्यू किया। चौथे दिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो चौथे दिन शाम को मैंने जूस ले लिया। मीन्स 3.5 दिन का निर्जला मैं कर पाई। उसके बाद गुप्त नवरात्रि के अंदर मैंने निर्जला करने का सोचा कि मुझे अपना तप बढ़ाना चाहिए अगर मुझे अपनी इस बीमारी को हराना है। तो इसके बाद मैंने गुप्त नवरात्रि में 11 दिन का लंबा कंटिन्यू निर्जला किया। जब मैंने 11 दिन का निर्जला किया तो 11 दिन में केवल 3 केजी मेरा वेट कम हुआ था। जब मैंने एनडीएस फॉलो करना शुरू किया उस टाइम मेरा वेट 58 केजी था। और जब मैंने 11 दिन का निर्जला किया था उस टाइम जो मेरा वेट कम हुआ वो 3 केजी कम हुआ था। मीन्स 11 दिन में मैंने पानी भी नहीं पिया था और जो मेरा वेट है वो केवल 3 केजी कम हुआ था। और जब भी हम लंबा निर्जला उपवास करते हैं तो उसमें उबाड़ आते हैं, मीन्स प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसी ही प्रॉब्लम्स मुझे भी आई। मुझे 9 दिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन 10वें और 11वें दिन मुझे हल्की सी वॉमिटिंग सेंसेशन हुई थी, एसिडिटी बनी थी। तो जिसको कुंजल क्रिया के थ्रू मैंने एसिड को बाहर निकाल लिया था। तो और कोई खास प्रॉब्लम मुझे उस टाइम नहीं आई थी। बीच में 1-2 दिन हल्का सा सिर में दर्द हुआ था। तो जब भी आप कोई भी नया रास्ता अपनाते हैं, मुसीबतें आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबरा कर उस रास्ते को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस पर आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे ऐसे करके मैंने अपना तप आगे बढ़ाया। इसके बाद फिर मैंने जून के अंदर मैंने 11 दिन का निर्जला किया था। इसके बाद फिर मैंने 9 दिन का लंबा निर्जला किया, जो कि 17 जुलाई से 25 जुलाई तक था। जब मैंने 9 दिन का लंबा निर्जला किया था उस टाइम जो मेरा वेट था, स्टार्टिंग डे पर मेरा वेट 49 केजी था। और जब मैंने 9 दिन के बाद अपना वेट किया तो वो 44 केजी था। मीन्स 5 केजी वेट मेरा 9 दिन में कम हो गया था। पहले मेरा वेट भी ज़्यादा था, 73 केजी था, लेकिन जब मैंने एनडीएस शुरू किया उस टाइम 58 केजी था। और 2 बार लंबा निर्जला करने के
बाद मेरा जो वेट था वो 44 kg हो गया था। मेरा शरीर भी हल्का होता जा रहा था और मेरे लिए मतलब वेट कम होना कोई मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे अंदर एनर्जी कम हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है। वेट कम हो रहा था बल्कि शरीर हल्का लग रहा था और मैं तो खुश हो रही थी कि एज भी पहले से कम दिखने लग गई है। और मोटापा के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, तो जो पीसीओडी और थायराइड थी वो उसी का नतीजा था, तो वो भी मेरा पूरी तरह चला गया था। क्योंकि पहले मुझे यहाँ बहुत सारा मांस लटकता था थायराइड की वजह से, वो अब बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बीमारियां तो छोटी मोटी थी तो चली गई हैं। और जब मैंने 9 दिन का लंबा निर्जला किया था उस टाइम मुझे 5वें दिन उबाड़ आया। मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन था, उसकी वजह से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। स्टोन का पेन आप समझ सकते हैं कितना तेज होता है, तो वही उबाड़ मुझे आया। लेकिन उस टाइम मैंने अपना निर्जला उपवास खोला नहीं। मुझे को ये था कि ये भी मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज है, क्या पता मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन निकलने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि स्टोन में जब निकलने की कोशिश करता है वो हिलता डुलता है तभी पेन होता है। तो मैं तो मतलब उस पेन को भी बैठ के देख रही थी और खुश हो रही थी कि चलो दर्द तो हो रहा है लेकिन ये भी एक पॉजिटिव चीज है, क्या पता मेरा स्टोन निकल रहा हो। तो इस तरह जो जितनी भी परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी आपके रास्ते में, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है। वरना उस दिन मैं भी अपना उपवास खोल देती, लेकिन मैंने अपना उपवास नहीं खोला। मैंने ये तय किया था कि 9 दिन का उपवास मैं करूंगी तो 9 दिन के बाद ही खोलूंगी। तो जब भी उबाड़ आए, मुझे पेट में दर्द हो रहा था, पेट के ऊपर मैंने ठंडे पानी की पट्टियां रखी और ठंडे पानी की पट्टियां रखने से मेरा पेट का दर्द धीरे धीरे ठीक हो रहा था और 3-4 दिन के अंदर ही वो पेट का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया था। और 9 दिन बाद जब मैंने अपना उपवास खोला तो मतलब काफी अच्छा मैं फील कर रही थी। दर्द मेरी बॉडी में कोई नहीं था और कैंसर की वजह से भी जो सिम्टम्स थे और जो कीमो मैंने ली थी उनकी भी जो सिम्टम्स थे वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो रहे थे। क्योंकि कीमो के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, सारे बाल चले जाते हैं, आंखों से दिखना कम हो गया था, दूर का तो बहुत ही कम दिखने लग गया था मुझे। तो मुझे अब दिखता भी सही है, वो साइड इफेक्ट चले गए थे। जो कीमो की वजह से मेरी स्किन का कलर है, यहाँ जो उंगली के पोरवे होते हैं, पैरों की जो उंगलियों के पोरवे हैं वो सारे नीले पड़ गए थे। अब वो स्किन भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे को हमेशा दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि कीमो लेने की वजह से वीकनेस काफी आ गई थी, हमेशा चक्कर आते रहते थे, गैस बहुत बनती थी, एसिडिटी बहुत होती थी, तो वो सारे सिम्टम्स भी चले गए हैं। और जब भी मैं एनडीएस फॉलो कर रही थी, स्टार्टिंग से ही मैं दिन में 9 से 10 बार एनिमा ले रही थी। 3-4 बार सुबह ले रही थी, 3 बार दोपहर को ले रही थी और 3 बार रात के टाइम पे ले रही थी। तो बहुत सारी जो मल है, गंदगी है, वो एनिमा के थ्रू निकल रही थी। तो मत मीन्स यहाँ रहकर मैंने तप ज्यादा किया है। मैंने मतलब ये लगा लो आप 19 जून से 25 जुलाई अराउंड आप 35 दिन होते हैं, 35 दिन में 26 निर्जला मैंने कर दिए थे। और 3 महीने में जून से लेकर अगस्त तक 90 दिन में 50 दिन निर्जला मैंने किए हैं। तो उस इतना तप करने के बाद मेरे शरीर में कोई भी सिम्टम अब नहीं है, मुझे किसी तरह की वीकनेस महसूस नहीं हो रही है। मतलब जैसा कि लोगों को भ्रम होता है कि हम भोजन नहीं कर रहे हैं, भोजन में शक्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भोजन में शक्ति नहीं है, मेरा भ्रम ये टूट गया है कि भोजन में शक्ति होती है। भोजन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि जो असली शक्ति है वो गहरी नींद में है, भजन में है, ध्यान में है। तो अब हमारा जो लक्ष्य है वो केवल तप करना ही नहीं है, क्योंकि तप तो हमने खूब कर लिया। 11 दिन का निर्जला एक बार मैंने किया, 9 दिन का फिर किया, और अब जो ये शारदीय नवरात्र हुए हैं 15 से 24 अक्टूबर तक, यहाँ दिव्यासी आश्रम में निर्जला शिविर जो चला था, वहाँ रहकर 9 दिन का निर्जला मैंने फिर से किया। मीन्स एक बार 11 दिन का और 2 बार 9 दिन के कंटिन्यू निर्जला मैं कर चुकी हूँ। बाकी मेरा जो रेगुलर शेड्यूल है वो यही है कि वीक में 3 दिन निर्जला और 4 दिन रसाहार। ये शेड्यूल मेरा अभी भी चल रहा है कि इतना निर्जला और इतना रसाहार में। अब तक मैं पूरी तरह से रसाहार पर ही थी, अब मैंने थोड़ा थोड़ा चबा कर लेना शुरू किया है। अभी किया है निर्जला के बाद
पहले अब तक मैं पूरी तरह से रसाल पर रही थी। तो हमें ये इतना अच्छा जो मार्ग मिला है, बीबी चौहान गुरुजी ने जो हमें रास्ता बताया है, तो इस पर चलकर हमें केवल अपना रोग ठीक ही नहीं करना है। अगर हम स्वस्थ होने के लिए एनडीएस को अपना लाइफस्टाइल बना रहे हैं तो हम स्वस्थ कभी नहीं हो सकते। हमें स्वस्थ होने के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ रहने के लिए एनडीएस को अपनाना है। और स्वस्थ होने तक ही नहीं करना है बल्कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक इसको हमें अपने जीवन में अपनाते रहना है। तो ये केवल तप का मार्ग ही नहीं है, ये तो हुई तप की बात। जो एनडीएस है वो हमारा तप, सेवा और सुमिरन का मार्ग है, क्योंकि हमारा लक्ष्य स्वस्थ रहना ही नहीं है। हमारा जो असली लक्ष्य है वो है प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है, अगर हम केवल तप करेंगे या इस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो स्वस्थ तो रहेंगे ही, लेकिन हमें सेवा और सुमिरन के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है जितना तप के ऊपर देना है। तो तब तो हम पका हुआ भोजन छोड़कर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में सेवा और सुमिरन को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये केवल तप का मार्ग नहीं है। तप, सेवा और सुमिरन तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तीनों एक दूसरे के प्रेरक हैं, पूरक हैं। तो तप के साथ साथ सेवा और सुमिरन के ऊपर हमें बल्कि ज्यादा ध्यान देना है। हमारा जो मेन लक्ष्य है वो प्रभु प्राप्ति का ही लक्ष्य है। तो हमें जब तक हमारा साधन ठीक नहीं होगा तो हम साध्य भी नहीं कर सकते। तो हमें जो शरीर स्वस्थ रखना है वो तप के थ्रू होगा हमारा, और जो सेवा और सुमिरन है उसके रास्ते पर हमें अब आगे बढ़ना है, अपने कदम आगे लेने हैं। तो सेवा हम कैसे कर सकते हैं? तन मन धन, कैसे भी, जो भी आदमी जिस भी तरह से कैपेबल है उसको वैसी सेवा जरूर करनी चाहिए। लोग तो 10% मतलब दशांश देने में भी हिचकिचाते हैं, और हमारे सामने जो जीवंत उदाहरण है राजकुमार जी का, उसको आप देखिए, उन्होंने तो 90% सेवा में लगाया है और 10% केवल अपने लिए रखा है। तो ऐसे लोग पता नहीं कितने हैं जो हमारे लिए उदाहरण हैं। तो हमें उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, और सेवा के अंदर भी हमें कुछ न कुछ जरूर भागीदारी करनी चाहिए। तो केवल धन से ही नहीं, मन से, तन से, जैसे भी सेवा करने का मौका आपको जहाँ भी मिलता है आपको उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो लेकिन कम से कम 10वां हिस्सा तो आपको जरूर लगाना चाहिए। आप एनडीएस का प्रचार प्रसार कीजिए। अगर किसी 1-2 जने, जितने भी व्यक्ति को आप उसके बारे में समझा सकते हैं, किसी को भी आप स्वस्थ कर सकते हैं एनडीएस को अपनवाकर, तो वो भी एक सेवा ही होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारी भाई राजकुमार जी की फैमिली है, कितनी सेवा वो कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हमसे तो अपना काम भी नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग सेवा कर रहे हैं उनसे जरूर कुछ सीख लेनी चाहिए, और जितना हमसे बनता है उतना हमें सेवा करनी चाहिए। और जब हमारा अन्न ठीक होगा, जब हमारी डाइट ठीक हो गई है, तो हमारा तन और मन साफ होगा, और जब तन और मन हमारा साफ हो जाएगा तो हमारी सोच साफ होगी, और सोच साफ होने से हमारे कर्म साफ होंगे, और जब हमारे कर्म साफ होंगे, कर्म अच्छे होंगे, तो हमें सुमिरन करना नहीं पड़ेगा, हमारा खुद सुमिरन होने लगेगा, हमारा खुद ध्यान होने लगेगा। तो आप भी एनडीएस को फॉलो कीजिए, तप, सेवा और सुमिरन तीनों को अपनाइए, और पूरी तरह से नेचुरल डाइट लीजिए। कई लोग पहले पका हुआ भोजन एक टाइम ले लेते थे, लेकिन अब हमें पका हुआ भोजन बिल्कुल ही छोड़ना, क्योंकि वो हमारा भोजन है ही नहीं। तो हमें पूर्ण रूप से एडवांस एनडीएस को फॉलो करना है, और एडवांस एनडीएस में केवल तप ही नहीं, सेवा और सुमिरन के ऊपर भी उतना ही फोकस करना है। और सुमिरन के लिए हमें, या तप करने के लिए जो आत्मबल मिलेगा वो हमें सुमिरन से मिलेगा, सेवा से मिलेगा। तो तप, सेवा और सुमिरन तीनों के ऊपर फोकस कीजिए, और तीनों का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना हमारे लिए तप का है, उतना ही सेवा का भी है, उतना ही सुमिरन का भी है। तो केवल तप करने से कुछ नहीं होगा, तप, सेवा और सुमिरन तीनों को अपने जीवन में अपनाइए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।